हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पुराना टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी बचती है हमारी तीन। सेकंड कौन सी हमारी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस वीडियो में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके गाइस, ओके। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमें समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम पढ़ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज बॉयल होना स्टार्ट कर दे। ये हम बचपन में पढ़ता है, लेकिन 12th में डेफिनेशन नहीं चलेगी, ठीक है। 12th में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो भी सही है, लेकिन 12th में जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। भाई एटमॉस्फेयर है, एक प्रेशर लगा रहा है, तो जब कोई लिक्विड वेपर क्रिएट करेंगे, हम उसे टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड क्या करेगा? वेपर क्रिएट करेगा। जब वो वेपर क्रिएट करेगा तो जब वो इतनी वेपर क्रिएट कर ले कि उन वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हमारा एटमॉस्फेयर लगा रहा है उसके इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे पहले? temperature at which vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure। तब उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। देखो समझ के चलेंगे, ठीक है गाइस। और बॉइलिंग पॉइंट अगर समझ में आ गया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसे समझना जरूरी है। अगर मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड को प्रॉपर्ली समझना है तो ये बॉइलिंग पॉइंट समझना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है, लिक्विड का, तब हम उसे क्या बोल देंगे? उस टेम्परेचर क्या बोल देंगे कि ये टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब बेसिकली जैसे हमारा वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है। अब प्योर वाटर क्या करता है? वेपर क्रिएट करता है, लेकिन उबलता कब है? वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? उसका जो वेपर प्रेशर है, मतलब वो इतनी वेपर क्रिएट कर चुका होगा कि वो जो प्रेशर लगा ही नहीं, किसके इक्वल होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब जैसे कि आप लोगों को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए? डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मतलब सॉल्यूशन के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन बना है वो भी कैसा? डायल्यूट। तो उसमें हमने क्या मिलाया था? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो देखो क्या होगा। हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, ठीक है, तो उसकी वजह से वेपर कम बनी। ये हम पढ़ चुके हैं रॉड्स लॉ में कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर्स जो बनेगी, जो वेपर प्रेशर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो वेपर कम बनी, ठीक है, ओके। अब जब वेपर कम बन रही है तो हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें वेपर कितनी बनानी है? जो इतना प्रेशर लगा सके जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इतनी वेपर कब बन रही थी? 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अब मैंने इसमें क्या मिला दिया? वाटर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे कम वेपर बनेगी, ठीक है। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर इक्वल नहीं हो पाएगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो वेपर और बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब मान लिया पहले ये बोल रहा था 100 पे, अब ये बॉयल होगा कितने पे? 102 पे हम मान लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले जितनी वेपर बन रही थी 100 पे, अब उतनी ही वेपर बनाने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? 102, ठीक है गाइस। तो ये क्या हुआ हमारा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
मतलब ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का टेम्परेचर Ts बोल लो और सॉलिड का टेम्परेचर बोलो T0 और सॉल्यूशन का बोलो Ts। ठीक है तो T0 क्या हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और Ts क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है तो मान लिया ये कितना था हमारा 102 और ये कितना है हमारा 100। ठीक है अब एलिवेशन कितना बढ़ा भाई, कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितना हो गया, तो पहले 100 था अब कितना हो गया वो 102। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि 2 डिग्री बढ़ गया, ये बोलोगे ना। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि एलिवेशन कैसे आएगा हमारा ऐसे, जब मैं सॉल्वेंट के बॉइलिंग जब मैं सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा एलिवेशन। ठीक है या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे T0 माइनस Ts इक्वल टू डेल्टा Tb। ठीक है B क्यों आया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है डेल्टा का मतलब इसे Tb बोल दो ये इजी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है इसे T0 बोल देते हैं प्योर वाले को, इसे हम क्या बोल देते हैं Tb। ठीक है ओके गाइस कौन सा हो गया Tb माइनस T0। ठीक है तो देखो ये हमारा क्या था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से हमने माइनस कर दिया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारा क्या आ गया चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बोल लो या इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल लो। बात एक ही है भाई यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में बोले कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस, मान लिया क्वेश्चन में पूछ के बोल देता है वो कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने हमें डेल्टा Tb दे रखा है। ठीक है गाइस एक्चुअल में क्वेश्चन समझना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या रहा है। ठीक है तो लैंग्वेज समझना ये ज्यादा जरूरी है हमारे, तो लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ओके अब इसे पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ये क्या गया हमारा Tb माइनस T0 इक्वल टू डेल्टा Tb। ठीक है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है गाइस मैं रिपीट कर रहा हूं ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना हुआ तो हमें पता होना चाहिए वो डेल्टा Tb की बात कर रहा है। ठीक है ओके अब देखो अगर मैं बात करूं एलिवेशन क्यों हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा, क्योंकि उसमें हमने क्या मिलाया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है ओके तो अगर मैं सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा कर दूंगा या सोल्यूट ज्यादा मिला दूंगा तो क्या एलिवेशन ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा Tb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है कि जितनी ज्यादा सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा एलिवेशन, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है अच्छा मोलैरिटी ज्यादा होने से क्या हो गया भाई, मोलैरिटी ज्यादा होने से ऐसा क्या हो गया कि एलिवेशन ज्यादा हो गया। देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है कितने मोल्स मिला है सोल्यूट के, ये हम पढ़ चुके हैं मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो लिख लो अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है हमने ऐसा कुछ पढ़ा है केजी में लेंगे वेट। ठीक है गाइस तो देखो मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मोल के, मतलब जितने ज्यादा इसके नंबर बढ़ेंगे क्या मोलैरिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है और अगर मोलैरिटी ज्यादा आएगी इसका मतलब एलिवेशन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है इस कांस्टेंट इसे हटाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लिया है एक कांस्टेंट, इसका नाम है Kb। अब Kb क्या है हमारा, Kb है हमारा मोल एलिवेशन मोल एलिवेशन
एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो केबी क्या है हमारा, मोरल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी मोरल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ये हमारे केबी के नाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी डेफिनेशन आ जाती है, मोरल एलिवेशन कांस्टेंट की और एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाना आसान होता है। कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी होती, उससे आप बना सकते हो इजीली। देखो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अगर मैं मोरलिटी 1, भाई हमारा फॉर्मूला आ गया था भाई, अगर मैं सॉल्यूशन की मोरलिटी 1 कर दूं, ठीक है, तो क्या डेल्टा टीपी केबी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसकी मोरलिटी 1 की तो डेल्टा टीपी किसके इक्वल हो गया, केबी के इक्वल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन की मोरलिटी 1 हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोरल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई अगर सॉल्यूशन की मोरलिटी कितनी है 1, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन की मोरलिटी कर दी 1, तो उस टाइम पे डेल्टा टीपी केबी के इक्वल हो गया। मतलब कि जो एलिवेशन है वो ही केबी है उस टाइम पे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोरल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड as the elevation in boiling point of unit molar solution, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत इजी है हमारी, याद करने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्म कर सकते हैं, इजी है भाई। मोरल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ यूनिट मोरल सॉल्यूशन। यूनिट मतलब 1, जिसकी मोलरिटी क्या है 1, मोरल लिखा हुआ है 1 मोलरिटी। अच्छा, हमने यहाँ मोलरिटी क्यों लिया, मोलरिटी क्यों नहीं लिया, कंसंट्रेशन के लिए। देखो उसका एक रीजन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर के साथ घटेगी और बढ़ेगी, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगी इसमें, क्योंकि सारा क्लियर हो रहा है इसमें टेम्परेचर का ही हो रहा है, हम टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है गाइस। ठीक है, हमने केबी के बारे में डेफिनेशन पढ़ ली इसकी। अब इसकी यूनिट जान लेते हैं कि केबी की इस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। यूनिट कैसे निकालेंगे, बेटा के डेल्टा केबी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू केबी। अब मोलरिटी की आपको पता ही क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई हमारी मोल पर केजी, और टेम्परेचर ऊपर क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम केल्विन में भी ले सकते हैं, हम केल्विन में भी ले सकते हैं और डिग्री में भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने केल्विन लिया है, केल्विन अपॉन मोल पर केजी, ठीक है, या फिर इसकी मतलब केबी के, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, केबी की डिग्री आ जाएगी हमारी, केबी की यूनिट आ जाएगी हमारी केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है गाइस। तो ये क्या हमारी यूनिट इसकी केबी की। तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इजी है, समझ के करेंगे और ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इस फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिकली ये मोलरिटी हमें खोलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मोलरिटी का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में क्या जाता है, इस सॉल्यूट का मोलर मास पूछ लेता है, ठीक है, मोलर मास पूछ लेगा, या फिर वेट पूछ लेगा, या फिर सॉल्वेंट का वेट पूछ लेगा। ज्यादा चांस होता है इसके और इसके पूछने के। कभी कभी केबी की वैल्यू पूछ लेता है,
तो कोई एक चीज अननोन कर देगा वो क्या इस फॉर्मूले में से एक चीज अननोन कर देगा। ठीक है गाइस, कभी कभी तुम्हें वो ये नहीं देगा तो ये कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसे ऐसे dv माइनस टी नॉट से, तो हमारा क्या निकल जाएगा डेल्टा dv। ठीक है, तो आपको वो ये नहीं देगा और इनमें से कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो इसे निकालने का मैं तरीका बता चुका हूँ, ये रहा हमारा। ठीक है, टी नॉट ये भी नहीं देगा, वो बोल देगा एक्वस है। क्या है वो, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है सॉल्यूशन का, कि वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, या तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.50 केल्विन। ठीक है, केल्विन में लो डिग्री सेल्सियस में लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, एलिवेशन तो नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, ओके, तो इसे केल्विन में ले लो डिग्री सेल्सियस में ले लो, बात एक ही पड़ेगी और डिफरेंस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले हम क्या पता करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखो पहले समझ लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा हमारा। बेसिकली होगा क्या कि फ्रीजिंग में एक लिक्विड को सॉलिड बनना होता है। तो जब लिक्विड की वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के। ठीक है, देखो ऐसा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लिया मेरे पास क्या है, वाटर। ठीक है, अब वाटर को जमना तो क्या बनेगा, आइस। ठीक है, अब वाटर के पास में थोड़ी बहुत वेपर है और आइस के पास भी क्या है, थोड़ी बहुत वेपर है, थोड़ी बहुत वेपर है। तो जब वाटर की वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाए आइस के वेपर के प्रेशर के, ठीक है, ओके, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया कि अभी जमना स्टार्ट हो जाएगा। और लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल कब आएगा। ठीक है, वो कब आएगा, जब हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे, मतलब उसका टेम्परेचर कम करेंगे। जैसे हमने टेम्परेचर उसका कम किया उसकी वेपर कम बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, ओके, तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the vapor pressure of a liquid is become equal to its corresponding solid। ठीक है, जब उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के, सॉलिड के वेपर प्रेशर के, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है गाइस, अब देखो हुआ क्या, ये डेफिनेशन हो गई हमारी, अच्छा समझ लेते थोड़ा सा। जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो जो आइस थी उसका फ्रीजिंग, उसका जो वेपर है वो और घट गई। भाई आइस से अपना एक वेपर फॉर्म कर रही थी, थोड़ी बहुत जितनी वेपर फॉर्म कर रही थी लेकिन कर रही थी। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो क्या हुआ कि उसका जो वेपर प्रेशर है आइस का वो और घट गया। ठीक है, मतलब अब लिक्विड के वेपर को और कम करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा। भाई लिक्विड के वेपर प्रेशर हम कैसे घटा सकते हैं, उसका टेम्परेचर कम करके। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर घटेगा तब वो आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल जाएगा वाटर। ठीक है, ओके, अब आइस में क्या है, आइस में हमने नॉन वोलेटाइल, मतलब आइस में क्या मिल चुका है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो लिक्विड में मिलाएंगे तो अल्टीमेटली जब वो आइस में रहेगा तो उसमें मिला होगा ना। ठीक है, तो उसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आइस का जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा बहुत है, एक तो पहले थोड़ा बहुत था, ऊपर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल गया और कम हो गया, मतलब अब लिक्विड के जो हमारा वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर है उसे हमें और कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और कम करके। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो चीज पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रही थी, फ्रीज, अब वो कितनी होगी, -1
0.5 डिग्री सेल्सियस पे। ये अंदाजा बता रहा हूँ मैं, जरूरी सच नहीं है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो जो चीज पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रही थी, अब वो किसको होगी -0.5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट चुका है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो वैसा मान लेते हैं कि T नॉट एफ, ये क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये हो गया हमारा TF, ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेसिकली ये चीज ज्यादा है, बट T नॉट एफ क्या है, ज्यादा, ये चीज क्या है, कम। भाई सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट कम ही आएगा ना, ठीक है। ओके, तो ये चीज हमारी क्या है, ज्यादा है, ये चीज हमारी कम है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो हम क्या करेंगे, T नॉट एफ माइनस TF इक्वल टू क्या आएगा हमारा, डेल्टा T। ओके गाइस, भाई देखो समझो इस चीज को, मान ले टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो शुरू में फ्रीजिंग पॉइंट इतना था, लेकिन जैसे वो वर्ल्ड ने सॉलिड मिलाया तो अब कितना हो गया, वो 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस कितने का आ गया, 0.5 का डिफरेंस आया, वे चेंज कितना हुआ, 0.5 का होना, कितना घटा, आप क्या बोलोगे, अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना घट गया, तो आप क्या बोलोगे, कि 0.5 घट गया, ठीक है। तो वो कैसा आएगा 0.5, देखो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस में से या 0 में से माइनस कर देंगे 0.5 को, ठीक है गाइस, तो हमारा क्या जाएगा 0.5, ये माइनस का है ना 0.5, ठीक है। ओके, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 0 क्या है हमारा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या है हमारा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इसमें और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है गाइस। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, डेल्टा TF। अब बेसिकली आपको पता है कि जो हमारा डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। भाई जितने ज्यादा, अभी तो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, जितने ज्यादा मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। इस चीज के लिए हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू m, ठीक है। अब KF क्या बोलेंगे हम, KF को बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसके भी दो नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं इजीली। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखो हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को बंद कर दूं तो क्या डिप्रेशन KF के इक्वल नहीं हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, द डिप्रेशन in freezing point of unit molar solution। ये किसकी डेफिनेशन है हमारी, KF की, ठीक है। तो KF is defined as the depression in freezing point of unit molar solution। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जैसा सेम सेम ही है, ठीक है। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, जो हमारी केबी की यूनिट है वो किसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो बहुत कुछ सेम है इसमें और उसमें, केबी वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को, बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा बस जो पहले वाला फॉर्मूला है हमारा T नॉट एफ माइनस TS और TF, इस वाले फॉर्मूले का आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट में आपको बता दो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात हो
चाहे फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो। एलिवेशन और डिप्रेशन कैसे निकलेगा हमारा, ज़्यादा में से कम को घटा के। ज़्यादा टेम्परेचर में से हम अगर कम टेम्परेचर घटा देंगे भाई तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलिवेशन और डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले में जो ज़्यादा क्वेश्चन में जो ज़्यादा टेम्परेचर दिया होगा उसमें से माइनस कर देंगे कम टेम्परेचर को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम समझ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो होगा क्या, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है मेरे पास A, एक है मेरे पास B। ठीक है, दोनों का जो सॉल्वेंट है वो इक्वल है, सॉल्वेंट के अमाउंट इक्वल है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो B में ज्यादा है और A में कम है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है, या फिर से बोल सकते हैं ये कैसा है हमारा डाइल्यूट और ये कैसा है हमारा कंसंट्रेटेड। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन को हमने सेपरेट किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जिसके आर पार सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सके, सॉल्यूट की ना जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी। मतलब परमेबल मतलब जिसके आर पार जाया जा सके, सेमी मतलब कि आधी चीज जाएगी भी आधी नहीं जाएगी। ठीक है, ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने सेपरेट किया है। अब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कैसी है, ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जिसमें सॉल्वेंट है वे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें फ्लो करना शुरू हो जाएंगे इस साइड में A to B। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रिलेटिवली इससे ज्यादा है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं वे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रिलेटिवली इससे ज्यादा है। ठीक है, अगर पानी यहाँ ज्यादा भरा हो और यहाँ कैसा हो, कम, तो कैसे बहेगा, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, हर चीज कैसे फ्लो करती है, ज्यादा से कम की तरफ। आप सॉलिड पार्टिकल तो मूव नहीं कर सकते इधर। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बड़े हैं, वे इसके आर पार नहीं निकल पाएंगे। और मेम्ब्रेन कैसी है हमारी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही मूवमेंट कर सकते हैं। और उसका मूवमेंट कैसा होगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ। ये जो मूवमेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, ओके, मैं लिख देता हूं द मूवमेंट ऑफ वाटर molecule, movement of water molecule from low concentration to high concentration across semi permeable membrane is known as osmosis। तो बेसिकली देखो इसमें दो काम होने हैं। एक तो ऑस्मोसिस में जरूरी है कि वाटर का मूवमेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, फिर हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। ठीक है, दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना चाहिए। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है तो हम सिंपली से क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन। ओके, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ये अंतर होता है कि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगी होती, ऑस्मोसिस में लगी होती है। ओके गाइस, इसे हम डाइल्यूट टू हाई कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड ही बोल सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, पहले तो बात समझ लो ध्यान से। लो कंसंट्रेशन का मतलब कि उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल तो कैसे कम और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कैसे ज्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे। जितना ज्यादा सॉल्यूट होता है उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब। और आपने देखा होगा कि मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आते हैं, मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आते हैं फॉर्मूले में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के और मोलैलिटी के। ओके गाइस, तो हम इसे डाइल्यूट भी बोल सकते हैं, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑस्मोसिस हो गया। अब देखो होता क्या है,
अब ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, जा रहा है, A टू B जा रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है, और पिस्टन से प्रेशर डालना शुरू कर दिया। जब मैं इसे पिस्टन से प्रेशर डालूंगा तो क्या करेगा, इसके मूवमेंट को, जो वाटर का मूवमेंट आ रहा है A टू B, इसे पॉज करेगा, ठीक है भाई। A से B वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं, मैंने प्रेशर डाला, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपोज किया। इनके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, तो इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है, वापस भेज रहे हैं, वापस नहीं भेज रहे मतलब आने से मना कर रहे हैं, ठीक है गाइस, ओके। मतलब अब क्या होगा कि ऑस्मोसिस का रेट कम हो जाएगा भाई, ऑस्मोसिस कम हो जाएगा मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कम जा पाएंगे। लेकिन अगर मैं प्रेशर और बढ़ा दूं तो ऑस्मोसिस और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रेशर और बढ़ा दूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है। और जिस टाइम ऑस्मोसिस रुक जाए उस प्रेशर को हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्रेशर है, जिस प्रेशर ने क्या किया, ऑस्मोसिस को रोक दिया, उसे हमने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोल सकते हैं, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed in solution which just prevent ऑस्मोसिस। भाई जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक क्यों बोला हमने इस प्रेशर को, क्योंकि पानी की वजह से डेवलप हो रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन सॉल्यूशन विल जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को क्या करेगा, रोक देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसकी डेफिनेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर की, इज नॉन एज, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो गया हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने प्रेशर बढ़ाया और ऑस्मोसिस रुक गया, अगर हमने प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया हमारा, वो वाला प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस रुक जाए। अगर मैंने प्रेशर क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल इधर फ्लो करना शुरू कर देंगे प्रेशर की वजह से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ओके गाइस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा कि भाई जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब हम उसे मतलब हमारा जो ऊपर से प्रेशर लगा रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर में तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा ना बस, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तब उनसे क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम नमक वगैरह को प्यूरिफाई करते हैं, जो सॉल्ट सी वाटर होता है हमारा, सी वाटर, उसमें से हम नमक निकालते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू निकालते हैं। तो डेफिनेशन आ जाती है हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है गाइस, देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, then hydrostatic pressure is more than osmotic pressure. Then the movement of solvent molecule is reverse from concentrated to dilute solution, then it is known as reverse osmosis। ठीक है भाई, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा
ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो रिवर्स हो जाएगा। अब वो कैसे फ्लो करेंगे, कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट, और इसे हम क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम समझ लेते हैं डिटेल में। ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को नोट करते हैं पाई से। ठीक है गाइस, ओके। अगर आप ध्यान दोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई किसके, कंसंट्रेशन के। मेरी बात बताओ, मोमेंट इधर को हो रहा है, ठीक है, ओके। अब जितनी ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी, मतलब इसमें जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ही कम सॉल्वेंट होगा। पानी सॉल्वेंट उतनी तेजी से फ्लो करेगा। ठीक है गाइस, ओके। तो जब पानी जो सॉल्वेंट है उतनी तेजी से फ्लो करेगा तो हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। वे ऑस्मोटिक प्रेशर तो है जो ऊपर से लगा रहा है, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। अगर ये हमारे ज्यादा हो गए, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी, मतलब सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मूवमेंट, ये सॉल्वेंट का मूवमेंट तेज हो जाएगा ए से बी, और उसके लिए हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, दूसरी चीज, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, कि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी, जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका मूवमेंट और तेजी से नहीं होगा। जब मूवमेंट और तेजी से होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, मुझे प्रेशर और ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि मूवमेंट को रोक सकूं। तो हम क्या बोल सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंबाइन करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन है टेम्परेचर, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, गैस कांस्टेंट। क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 5 RCT या फिर CRT, ऐसा बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे जहाँ तक CRT बोलते हैं तो CRT याद रहेगा। तो R क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया हमारा, रिलेशन बिटवीन, या फिर फॉर्मूला बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, y CRT। अब बेसिकली इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसकी प्रॉपर्टी है, एक कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी है, किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन किससे बना है, वो लिक्विड से। एक तो उसमें लिक्विड है, कौन सा, वोलेटाइल, और एक उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिड की, तो उसमें गैस कांस्टेंट क्या कर रहा है, भाई गैस कांस्टेंट तो गैस में लगेगा ना, या तो किसकी बात चल रही है, लिक्विड की। तो इसमें हम गैस कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, तो देखो बेसिकली हो गया कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो मैंने सुना बताया था आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें सॉल्यूट कैसे है, बहुत कम, और जब उसमें सॉल्यूट कैसे है, बहुत कम, तो जो सॉल्यूट है वो प्रॉपर्ली मिक्स है, प्रॉपर्ली मिक्स है, तो वे क्या होंगे, बहुत दूर दूर, बहुत कम है तो बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, अल्टीमेटली गैस की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल है, वो गैस की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, इसे मैसेज कर सकते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या है हमारा, CRT, और C क्या होता है हमारा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पाई इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम RT, तो पाई V इक्वल टू N2 RT, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, ओके गाइस, ऐसे ही बोल सकते हैं, या L लिख लो खाली, सॉल्यूट के मोल्स लेना है। ठीक है, तो पाई V इक्वल टू NRT। अब देखो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, मान लिया मेरे पास
दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, इनमें ऑस्मोसिस होगा, सॉल्यूशन ए कैसे हमारा बी, इनमें क्या होगा आपस में ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस कब तक होगा, जब तक दोनों में जो अमाउंट है सॉल्वेंट की कैसे हो जाए, इक्वल ना हो जाए। फ्लो कब तक होगा, जब तक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे मतलब इस और इसमें कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मतलब इस टाइम पे जब क्या हुआ, देखो सुनो ध्यान से, जब क्या हुआ कि दोनों के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब ऑस्मोसिस नेचुरली रुक गया, ऑस्मोसिस होना नेचुरली रुक गया। भाई पानी कब तक बहेगा, जब तक बराबर ना हो जाए, ठीक है, इधर ज्यादा पानी इधर कम पानी है, तो कब तक बहेगा, जब तक बराबर ना हो जाए। जैसे वो इक्वल हुआ तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सेम। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पाई इक्वल टू पाई भी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जब हमने ऐसा बोल दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, वन बोल लो, वन टू बोल लो, ऐसे काम कर लेते हैं, वन टू ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं पाई वन इक्वल टू C1 RT, टेम्परेचर सेम रखेंगे, और पाई टू इक्वल टू C2 RT, ठीक है। ओके, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई वन C1 इक्वल टू पाई टू C2, ठीक है। ओके, इससे हम अपने हिसाब से कॉल कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा N1/V1 इक्वल टू N2/V2, ठीक है। अगर हमारा वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम हमारा कट जाएगा, फिर हमारा क्या बचेगा, y1 इक्वल टू n1 इक्वल टू y2 इक्वल टू n2, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2, ठीक है। तो उस केस में ये कटेगा नहीं, उस केस में क्या होगा हमारा y1 c1 इक्वल टू p1, और ये आ गया हमारा y2 P2 और C2, भाई R कट गया, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस। जब ये किसके बात कर रहा हूँ, जब मैं दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम है, तो उस केस में टेम्परेचर हो सकता है कि चेंज हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, T1 C1 इक्वल टू T2 C2, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दूसरे सॉल्यूशन में भी ये फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि आप लोगों को कुछ चीजें सेम दे दी होंगी, जैसे कि आपको दे देंगे टेम्परेचर सेम है, तो क्या करो, दोनों का टेम्परेचर काट दो। R हमेशा सेम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो दोनों का R कट गया। और वो क्या करिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कट गया। अब क्या आ गया, C1 इक्वल टू C2। अगर वो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या रहेगा, y1 C1 इक्वल टू y2 C2। मतलब जो जो चीज सेम है वो काट दो और बाकी चीजों को एक दूसरे के इक्वल रख दो। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। अब अगर मेरा ये आ जाता है तो ये हमारा क्या हो गया, N1B इक्वल टू N2B। अब उसने बोल दिया कि वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम भी कट गया, तो N1 इक्वल टू N2 ऐसा हो गया। और ये हमारा हो गया W1/N1 इक्वल टू W2/N2। कहने का मतलब क्या है कि मान लें मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है हमारा, सेम। दोनों का दो सॉल्यूशन, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो सब चीज कट गई, बचा क्या, N1 इक्वल टू N2। अब एक का मोलर मास दे देगा वो हमें, दोनों का वेट दे देगा, तो दूसरे का मोलर मास पूछ सकता है, ठीक है गाइस। इन चारों में से एक चीज गायब कर देगा और तीन चीज दे देगा, बाकी वो चीज पूछ लेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें अपने हिसाब से बनाना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। ओके, ये हमारा टॉपिक, आज की वीडियो हमारी खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।